नमस्कार, स्वागत इसलिए क्योंकि यार बहुत पटाखे फूट रहे हैं अगल बगल। मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, मैं चित्तरंजन में हूँ। चलिए, रेलवे कॉलोनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोटेक्टेड एरिया, रेलवेज। लेकिन अगल बगल बहुत खुशी दिख रही है। खुशी इस बात की कि एक राजनीतिक पार्टी ने पंचायत इलेक्शंस में अपने झंडे गाड़े हैं, जीती है। ओह, कितना बड़ा अचीवमेंट, माय गुडनेस। किस बल पे? गन्स, लाठी और बैलेट पेपर्स को नाली में फेंक के। अगर ये डेमोक्रेटिक जीत है तो फिर आप रोना क्यों रोते हो? जाके दिल्ली में, बेंगलोर जाओगे, पटना में जाके आप कहते हो अरे डेमोक्रेसी खतरे में है। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा। किसी और तरीके से माना कि आप जिसके खिलाफ लड़ रही हो वो बहुत बड़ा एक तानाशाही रवैया रखता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप भोभा, आप ये लाउड स्पीकर लेके जो क्रिटिसिज्म करती हैं वो आपका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन आप अपने घर में बंगाल में क्या कर रही हैं? आप उसी राजनीति का हिस्सा बन रही हैं जिसके खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, सड़कों पे, विधानसभा में, हर जगह। लेकिन आपने वही टैक्टिस, वही रक्त रंजित राजनीति अपनाई है और लोगों को चलता फिरता ज़ॉम्बी बनाया है, जहां पे लोग अपना विवेक खो के किसी का कत्ल करने, किसी के घर को लूटने, आग लगाने, किसी की बहनों की इज्जत लूटने तक जैसे काम कर रहे हैं। और ये राजनीति जो आप पाल रही हैं वो उसी राजनीति का कार्बन कॉपी है जिसके खिलाफ आपने अपनी पूरी राजनीतिक विरासत बनाई है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन परसों हुआ और इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दिन जो हुआ वो आंखें फाड़ के देखने लायक है। आंखें फाड़ के इसलिए क्योंकि भारत को अभी भी बाय एंड लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। ममता बनर्जी वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक जीता जागता उदाहरण है, सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, जहां पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए उन्होंने 34-35 साल तक एक तरफा राज करने वाले लेफ्ट पार्टीज को उखाड़ के फेंक दिया। और अब वो जो पिछले 10-12 सालों से सत्ता में है तो वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए उस रक्त रंजित पॉलिटिक्स जिसमें मार पीट, लूट, बलात्कार, हत्या एक अभिन्न अंग है, उसको कंप्लीटली अपना लिया है। आप गुंडे पालती हैं, कट मनी, हर तरह के वो इलीगल काम जो जमींदारों के गुंडे करते थे जब पीजेंट मूवमेंट हुआ करता था बंगाल में। इन आपका जो लक्षण है अपने स्टेट में वो पूरी तरह से आपको एक्सपोज करके रख देता है। डेमोक्रेसी रैशनैलिटी सेलेक्टिव नहीं हो सकती। बंगाल में आपका मोटो साफ दिखता है, खाएंगे भी खिलाएंगे भी अपने लोगों को। जो आपके लिए काम करेगा वो आपके लिए पूजनीय, और जो आपके खिलाफ बोलेगा उसको आप मरवा तक सकती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मरवा तक सकती हैं क्योंकि राजनीति में सब कुछ टॉप टू बॉटम टिकल डाउन होता है और कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी ग्राउंड पे नेताओं की देख रेख में ही होती है। तो कोई ये अगर कहता है कि अरे जो रूरल एरियाज में, इंटीरियर्स ऑफ बंगाल में अगर जो कोई वायलेंस हो रहा है उसमें हमने थोड़े कुछ किया है, आपने ही किया है। आपने 5 लोगों को बढ़ावा दिया है और अब 25 लोग मारने और मरने को तैयार हैं। आप बंगाल में ये चाहती हैं कि बंगाल में इलेक्शन ही ना हो, कोई आपके कैंडिडेट्स के खिलाफ खड़ा ही ना हो, और जो खड़ा होता है वो अपने जान की बाजी लगा के खड़ा हो रहा है, वो अपना धन दौलत सब दांव पे लगा रहा है और अपने पूरे अस्तित्व को एक तराजू में रख रहा है जहां पे एक तरफ गोली बारूद है और एक तरफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक मसीहा बनने की जो कोशिश कर रही हैं भारत में, अपने राज्य में एकदम फिसड्डी और तानाशाही ही हैं। बंगाल हमेशा से ही ये जो ग्रामीण इलाके में चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव, उसमें खून खराबे का साक्षी क्यों बनता है? इसका मुख्य कारण ये है कि
जब अंग्रेजों के ज़माने में 1937 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शन का अधिकार दिया गया, तो उस टाइम एक सरकार बन के आई जिसमें AK फजलुल हक प्रीमियर बने प्रधानमंत्री। पहले हर स्टेट में आज़ादी के पहले प्रधानमंत्री होते थे, जब इलेक्शन होते थे अंग्रेजों द्वारा करवाए जाते थे तो प्रधानमंत्री चुने जाते थे। तो AK फजलुल हक जो थे वो कृषक प्रजा पार्टी करके एक ग्रामीण पार्टी थी, ग्रामीण पिजेंट्री बेस्ड पार्टी थी जो जमींदारी के खिलाफ लड़ रही थी, उसके टिकट से जीत के आए। और उसके बाद बंगाल में बहुत बड़े बदलाव हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि मुस्लिम लीग की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिसके तहत 1/3 फसल का हिस्सा जो काम करने वाले लोग हैं उनको दिया जाना था। इसके खिलाफ रिबेलियन जाहिर था, जमींदार करेंगे, और उन्होंने किया भी। और उसी समय एक ग्रामीण अपराइजिंग शुरू हो गई जमींदारों के खिलाफ, और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बनी। हालांकि तिभागा जो पॉलिसी थी वो मुस्लिम लीग ने बनाई थी, लेकिन घर घर गांव गांव नुक्के शहर तक उसको ले गई CPIM और लेफ्ट पार्टियां। तिभागा के सक्सेस का सबसे बड़ा जो कारण था वो था लेफ्ट पार्टियों का ग्राउंड पे सपोर्ट, और वही एक बेस बना जिसके तहत वो फ्यूचर में 1977 में जाके एक सरकार बनाने में काबिल रहे, कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी को हरा के। कांग्रेस आज़ादी के बाद ये जो मुस्लिम लीग का डिसीजन था जिसमें उन्होंने तिभागा का जो पॉलिसी अपनाया था उसको दरकिनार करते हुए फिर से जमींदारों को आगे कर दिया और जमींदारों के फायदे के लिए बहुत सारे फैसले लिए और तिभागा को एक तरह से दरकिनार कर दिया। उसके बाद 1960 के दशक में एक आम अपराइजिंग शुरू हो गई पूरे बंगाल में, जिसको नक्सलबाड़ी अपराइजिंग बोलते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जमींदारों से जमीन छीनकर गरीब जो उन जमीनों पे काम करते हैं उनको दिया जाना। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल बहुत फेमस है, आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। और वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लैंक बन गया या उसी के दम पे CPIM पार्टी जो है वो सरकार में आई और उन्होंने 1978 में पंचायती राज का एक बहुत ही रॉबस्ट और गहरा एक खाका तैयार किया, जिसके तहत बंगाल में 3 लेवल पे ग्रामीण सरकारें होंगी और ग्रामीण पंचायतें हैं वो बहुत मजबूत हो गई। उनके पास बहुत सारी ताकतें आ गई, कैपिटल आने लगा, पॉलिटिकल कैपिटल, पावर, और ये एक बेस बना एक एम्बिशन का। पंचायत को जीतना एक बहुत बड़ा एक प्रेस्टीज की बात हो गई। और वहीं पे एक पार्टी सोसाइटी का भी गठन हुआ पैरेलली। पार्टी सोसाइटी का गठन ये था कि कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो उतना ही ताकतवर है जितना रूलिंग क्लास वहां पे उसको बनाना चाहता है। मसलन अगर आपको पंचायत में कुछ काम करवाना है तो आपको पहला अप्रूवल CPIM के पार्टी ऑफिस से लेना पड़ता था, और पार्टी सोसाइटी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई बंगाल की राजनीति और इकोनॉमिक प्रोसेस का, रूरल इकोनॉमिक प्रोसेस का। सन 2000 के बाद CPIM को लगा कि नहीं यार, अब तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, कहां से पैसा लाएंगे, राज्य का खर्चा कैसे चलेगा, लोगों को खिलाएंगे कैसे, वो जो हम सोशलिज्म वाले सारे काम कर रहे हैं उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स बंगाल में लाने चाहिए। उसकी पहली और प्राथमिक जरूरत ये थी कि जमीन चाहिए, और जमीन किससे लेंगे? किसानों से। और उस टाइम बड़े किसान तो थे नहीं बंगाल में। लैंड एक्विजिशन जो हुआ था 1970 के दशक में, उसके बाद जो बड़े और मझौले किसान जो थे, जमींदार जो थे, वो खत्म हो चुके थे। तो अब CPIM को लेना था छोटे मोटे किसानों से जमीन अपने हक में, और उसके बाद बिजनेसेस को देना था उसका। और उसके लिए उन्होंने CPIM के कार्यकर्ताओं को बंदूक थमाई और बोला कि जाओ छीन के लाओ, क्योंकि लोग अपनी जमीन नहीं दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप एक बहुत ही निगेटिव माहौल बना CPIM के खिलाफ, और ममता बनर्जी की स्ट्रीट फाइट जारी थी, धरने पे बैठना, टाटा नैनो प्लांट के खिलाफ और बाकी सब कुछ चल रही थी। उसका परिणाम ये हुआ कि 2011 में 35 साल से चली आ रही CPIM की सरकार ध्वस्त हो गई और आई TMC की ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर। ममता बनर्जी के आने के बाद हुआ यूं कि शी डिडंट हैव एनीथिंग, आई मीन उनके पास कैडर नहीं था। कैडर है CPIM का जो कैडर था जो बहुत ही वायलेंट ऑलरेडी था, उसको TMC में एकोमोडेट किया गया और उसको भी एक कैडर बेस्ड पार्टी बनाने की कोशिश की गई जो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन नहीं था बल्कि मोमेंटरी अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल सेटअप था। उसके बाद 10
10 साल से ज्यादा टीएमसी ने राज किया है बंगाल में, और बंगाल में वही रक्त रंजित पॉलिश, वही रक्त 10 साल हो गए बंगाल में राज करते हुए टीएमसी को, और 2018, 2013 और अब के जो पंचायत इलेक्शन में, उसमें ये साफ जाहिर है कि दीदी को भी खून ही पसंद है, लाल रंग ही पसंद है, और दीदी भी वही कर रही है जो सीपीआईएम करती थी। और मैं तो ये कहूंगा कि दीदी आगे भी अगर हारती हैं और कोई और पॉलिटिकल पार्टी आती है, लेट्स से भारतीय जनता पार्टी, तो वो भी शायद यही करेगी कि यहाँ के पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल नेचर में ही रक्त रंजित राजनीति है। आप कहीं भी चले जाइए, आप यहाँ पे जाइए पुरुलिया, कहीं भी किसी भी छोटे से छोटे इलाके में जाइए तो आपको बेरोजगार लड़कों का झुंड मिलेगा जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फेवर्स पे अपना जीवन यापन करता है। मतलब स्किल लेबर नहीं है तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो रोजगार नहीं करेगा, और उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज में गुंडागर्दी, कटमनी, धमकी और जो पॉलिटिकल फंड होता है जो अलग अलग पॉलिसीज के लिए आता है उसमें हिस्सा चाहिए, और उस हिस्से की ये लड़ाई है। इस बार जो वायलेंस हुआ है उसमें ऑपोजिशन के साथ साथ रूलिंग क्लास, टीएमसी के भी बहुत लोग मरे हैं, सेंट्रल एजेंसियां थी, हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, सब कुछ सुनियोजित तरीके से कराने की भरपूर कोशिश की गई, उसके बावजूद भी लगभग 40 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ना टीएमसी के टॉप ब्रास का कंट्रोल रहा अपने कार्यकर्ताओं पे जो ग्राउंड लेवल पे थे, ना ही बीजेपी, सीपीआईएम या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे उनके नेताओं का बहुत बड़ा कंट्रोल रहा। तो इसीलिए अगर आप वायलेंस, खून, हत्या पॉलिटिकल टूल के तरह यूज करते हैं तो एक समय आएगा जब सब कुछ आपके हाथ से बाहर चला जाएगा और आप चाहकर भी इन गतिविधियों को रोक नहीं सकते। कितना दर्दनाक है ये देखना है। तो दीदी से गुजारिश है कि थोड़ा और आवाज बढ़ाइए, सेंटर में जाके लड़िए, लेकिन अपने राज्य में ये सुनिश्चित कीजिए कि आप ऑपोजिशन स्पेस को कुचलने की कोशिश ना करें, पॉलिटिक्स जो है उसको रक्त रंजित ना करें, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में एक भी इंसान मरता है पोलिंग बूथ पे तो ये डेमोक्रेसी की हार है, रूलिंग क्लास की हार है। दीदी, ओ दीदी, এটা ভালো হচ্ছে না কিন্তু।